नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सेंटर ऑफ मास में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, करेक्ट? लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास के शिफ्ट के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस क्लास में हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए इस क्लास में बच्चों हम कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल क्या होते हैं, तो इसको एक छोटे से टॉपिक की हेल्प से, कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझो। देखो पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या मैंने बच्चों आपको एक एग्जांपल दिया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एलपीजी सिलेंडर का। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये एक एलपीजी सिलेंडर है इस तरीके से, ओके। और ये जो एलपीजी सिलेंडर है इसमें ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, अब देखो गैस के जो पार्टिकल्स हैं इस सिलेंडर में, ये इंटरनल सिस्टम के पार्ट हैं। थोड़ा बात समझिएगा, ये आपस में एक दूसरे को तो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, याद है आपको, ये आपस में एक दूसरे को तो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि डिफरेंट टाइप के फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच में, तो वो इंटरनल फोर्सेस हैं। कौन से फोर्सेस हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कौन से फोर्स हैं बच्चों? आपके इंटरनल फोर्सेस हैं। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर इस सिलेंडर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक, इस सिलेंडर के ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। एफ एक्सटर्नल कितना है आपका? 0 है। देखो सिलेंडर रखा हुआ है और गैस सिलेंडर में जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें आपस में जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्सेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इंटरनल फोर्सेस के कारण कभी भी कोई सिस्टम मूव नहीं करेगा। आई रिपीट, फिर से ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया, आपने देखा भी, आपके किचन में ये सिलेंडर रखा हुआ है इस तरीके से, तो ये अपने आप तो भाई यहाँ चला नहीं जाता है जब तक आप इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है ना, अपने आप तो चला नहीं जाएगा। कहने का मतलब है सिस्टम में इंटरनली कितने भी फोर्स क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन जब तक एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा बॉडी मूव नहीं करेगी। ओके, तो ध्यान से सुनिए जरा। बॉडी मूव नहीं करने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो बच्चों। बॉडी मोशन नहीं करने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मोशन नहीं कर रहा है। क्या मैंने सही बात बोल दी? बताइए भाई। इंटरनली फोर्सेस आर प्रेजेंट, ओके, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देयर आर इंटरनल फोर्सेस, देयर आर इंटरनल फोर्सेस, ओके, which are present in the system, which are present इन द सिस्टम। और वहां मैंने आपको बताया था इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट भी हो जाते हैं। ठीक है ना भाई, जितने फोर्स है ये सामने से इसको अट्रैक्ट करा उतने फोर्सेस से ये, तो जब नेट इंटरनल फोर्स निकालोगे तो वो जीरो आएगा। कहीं ना कहीं एक नेट एक्सटर्नल फोर्स की इसको जरूरत होगी मूव करने के लिए। ठीक है ना, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो सिलेंडर नहीं मूव करेगा। बहुत सीधी सी बात है, सिलेंडर को उठा के ले जाओगे जब आप फोर्स लगाओगे तभी तो वो डिस्प्लेस होगा। तो देयर आर मेनी इंटरनल फोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको कॉपी में लिखवाई भी हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, देखिए, ओके। there are internal forces which are present in the system, but f external is absent मतलब f external absent का मतलब है कोई भी external force नहीं लग रहा है, but f external is absent, कोई भी external force नहीं है, so cylinder will not move, so the system will not move। ये सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं इसको मैं सिस्टम बोल रहा हूं, ये पूरा आपका क्या है? सिस्टम है। देन सिस्टम विल नॉट मूव। अब बताओ, अगर सिस्टम मूव नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना, सिस्टम ये मूव नहीं करेगा तो इसका कॉम, मान लो इस गैस सिलेंडर का कॉम मतलब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं, अरे भाई मान लो, ठीक, यहां पर इसका कॉम है, तो जब सिलेंडर नहीं मूव कर रहा है तो कॉम भी रेस्ट पे, कॉम भी क्या है? रेस्ट पे। इंटरनल फोर्स होने के बावजूद भी एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट होगा तो कॉम रेस्ट पे रहेगा। ध्यान सुन लो, कॉम रेस्ट पे रहेगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या बना यहां से? ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट करिए। कॉन्सेप्ट अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरीके से देखिए, if f external is equals to 0 है ना, then if f external is equals to 0, ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ओके, क्वेश्चन के लिए। if f external is equals to 0, बच्चों बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा, then com of the system, okay, then center of mass of the system
of the system will not move, will be on rest, will be on rest। ठीक, ये चीज़ है, इस बात को नोट कर लीजिए। यही बेसिस बनेगा बच्चों आपके क्वेश्चंस का, यही बेसिस बनेगा आपका क्वेश्चन का, करेक्ट। नाउ तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इंटरनली पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो कॉम इसका मूव नहीं करेगा, बस। अब यही चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में लगानी है। आइए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जरा समझिएगा, ठीक है, जरा समझिएगा बच्चों। देखिए जैसे कि पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, और ध्यान सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक फॉर्मूला हम निकाल के लेके आएंगे, उसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। देखिए अ पर्सन मूव्स, क्वेश्चन है अ पर्सन, अब यहां आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा भाई। अ पर्सन मूव समझना पड़ेगा फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड टू another, to another, which is kept on, which is kept on a smooth track, which is kept on a smooth track, which is kept on a smooth track। Find shifting of plank, find shifting ऑफ प्लैंक। जो बच्चे प्लैंक नहीं समझते मैं आपको बता दूं, प्लैंक कुछ नहीं भाई, एक लकड़ी का पटरा होता है ना, जैसे लंबा सा, ठीक है, एक वुडन लकड़ी का ऐसा पटरा होगा लंबा सा, इस तरीके से ये प्लैंक होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए क्या होता है, सवाल इसने ऐसा क्यों पूछा। अब इस सवाल की हेल्प से हम कुछ ना कुछ एक डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूले का, उस पर आप गौर करिएगा। देखिए ये देखिए, ये प्लैंक है इस तरीके से, ठीक, और प्लैंक कहाँ रखा है, कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। जरा समझिए, हमेशा आपको बच्चों क्वेश्चन में क्या देगा, स्मूथ सरफेस ही देगा, तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना, फ्रिक्शन एब्सेंट रहेगा। ओके, लगभग हर एक क्वेश्चन में फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फिर एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा ना, फ्रिक्शन एब्सेंट रहेगा ना, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अरे भाई ये बन ही नहीं रहा है, चलो समझ जाना, ठीक, समझ जाना। देखो ये एक प्लैंक रखा हुआ है, और ये आपका सरफेस है, ठीक, ये आपका क्या है, सरफेस है, और सरफेस कैसा है, स्मूथ है। सरफेस कैसा है, लिख दो भाई कहीं पे, ये कैसा है, स्मूथ है, ठीक। अब देखो यहां कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक, इस बंदे को इस एंड से कहां जाना है, दूसरे एंड पे। पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन, अ पर्सन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर व्हिच इज केप्ट ऑन अ स्मूथ ट्रैक, ठीक है ना। फाइंड शिफ्टिंग ऑफ द प्लैंक। देखो ऐसा आप कभी करके देखो, तब तो आपको पता चलेगा। एक स्मूथ ट्रैक ले लीजिए, मतलब स्मूथ ग्राउंड होना चाहिए, उस पर एक प्लैंक रख दो, ऐसा आप करके देखो, ठीक। और प्लैंक के ये वाले एंड पे खड़े हो जाओ, एक लकड़ी का पटरा रख दीजिए, ठीक है ना, एक स्मूथ सरफेस पे, ठीक, लकड़ी के जो पटरा है, ठीक है ना, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा आप अज्यूम करो। अब आप क्या करो, इस एंड पे खड़े हो जाओ, उधर भागो आप, ऐसा उधर भागोगे। जब आप उधर भागोगे पता है ये पटरा पीछे खिसक जाता है, जी हाँ, अगर आपने नहीं करके देखा आप करके देखो। जैसे जो स्केट्स होते हैं उसमें आप जो बच्चों की स्कूटर नहीं होती वो स्केटिंग वाली, क्या क्या होता है, ठीक है ना, उस पर ऐसा आप खड़े होकर आप आगे भागते हो तो वो पीछे खिसक जाता है, ऐसा क्यों, इसको आप थोड़ा सा जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, पूरा आप एकदम पूरा सा इसमें ध्यान लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर चीज़ें भाई हाथ से निकल जाएंगी। देखो पहले समझो होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब ये लड़का इधर से इधर भाग रहा है, ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल कितना है, तो जवाब है 0। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं आपको देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम जैसे पीछे एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, थोड़ा समझिएगा भाई, ठीक है, पीछे एग्जांपल दिया था, गैस के पार्टिकल्स और सिलेंडर की है, गैस के पार्टिकल और सिलेंडर मिलकर सिस्टम को बना रहे थे। तो यहां पर सिस्टम को कौन कौन बना रहा है, सबसे पहले तो सिस्टम का डेफिनेशन समझो आप। सिस्टम को कौन कौन बना रहा है, ये बंदा और ये प्लैंक। सिस्टम में कौन कौन आ रहा है, ये जो बंदा खड़ा हुआ है और ये प्लैंक, ये दोनों मिलकर सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल है और प्लैंक दूसरा पार्टिकल है, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आपके सामने, भाई क्या किसी ने आके बंदे को धक्का मारा, नहीं, बंदा खुद ही तो फोर्स लगा के ऐसा भाग रहा है ना। तो भाई जो भी फोर्सेस यहां पर हैं सारे सिस्टम के अपने ही फोर्सेस हैं, यानी कि इंटरनल फोर्सेस। जैसे पीछे सिलेंडर में मॉलिक्यूल से एक दूसरे का ट्रैक कर रहे थे, उसके इंटरनल फोर्स से, बाहर से कोई फोर्स आपने नहीं लगाया था, ठीक इसी तरीके से यहां पर जब ये बंदा यहां पर भागेगा तो क्या करेगा, ध्यान से चेक करो, पता है ये प्लैंक पीछे चला जाता है। कुछ लोग यही नहीं समझ पाते प्लैंक पीछे क्यों चला जाता है, तो थोड़ा सा इसके फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अगर आप सोचोगे, ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगा प्लैंक पीछे क्यों चला जाता है, थोड़ी चर्चा अगर हम करें तो देखो जरा क्या होगा।
देखो इस तरीके समझो भाई, फ्रिक्शन कहां पर एब्सेंट है बताओ? फ्रिक्शन ये प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट है ना, यहां पे स्मूथ है ना। लेकिन इसके ये जो बंदा है, इसके इसके जो फुट है, इसका जो पैर है और प्लैंक के बीच में, मतलब समझो यहां तो फ्रिक्शन लगेगा ना, यहां तो फ्रिक्शन लगेगा ना। तो समझो जरा क्या होता है, इस बंदे को आगे कौन ले जा रहा है? तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से, कौन सा चैप्टर? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो वहां पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 9th का याद आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो आगे जा रहा है, तो ये एक तरीके से एक्शन हो गया, तो इसका रिएक्शन कहाँ मिलेगा? इस प्लैंक को। तो प्लैंक को भी तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे ले जाएगा, मानते हो कि नहीं इस बात को? नीचे तो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बंदा आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आगे जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज नहीं करता है, हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, कभी कभी सपोर्ट। देख लो ये सपोर्ट वाला एग्जांपल है, तो ये बंदा फ्रिक्शन फोर्स से जा रहा है, उसका रिएक्शन किसको मिल रहा है? या आप बोल सकते हो प्लैंक पे इसने एक्शन किया और इसका रिएक्शन इसको मिल गया, जिसको बोल दो अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन, ये एक्शन है तो रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्लैंक पीछे जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ये जो फ्रिक्शन आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, ये जो फ्रिक्शन आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, इस बंदे को थोड़ा सा मैंने हवा में उठा के दिखा दिया ताकि आपको दोनों फोर्स अलग अलग दोनों बॉडी पे दिखाई पड़े। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं बच्चों, ये इंटरनल फोर्सेस हैं कि नहीं, मानते हो कि नहीं बताओ? अरे भाई ये बंदा और प्लैंक मिलके ही तो सिस्टम बना रहा था, तो ये सिस्टम के ये दोनों जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सिस्टम के क्या है? इंटरनल फोर्स है, ठीक है ना। तो इंटरनल फोर्सेस से नहीं मतलब है आपको, आपको किससे मतलब है? एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक। अब बताइए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल फोर्सेस भी दो तरीके के आपको मिला करेंगे, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स भी आपको दो तरीके के मिला करेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पता है आपको ज्यादातर क्वेश्चन में किस पे फोकस करना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बताइए, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बताइए। कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं। देख सकते हो आप, किसी ने इसको धक्का नहीं मारा, प्लैंक को किसी ने धक्का नहीं मारा। अब बोलेंगे ये फ्रिक्शन फोर्स है, भाई वो इंटरनल फोर्स है सिस्टम का। तो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सटर्नल फोर्स है? हाँ है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, कौन सा है सर बताना जरा? भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ, बंदे के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है भाई, अर्थ ने क्या किया? बंदे को खींचा होगा तो एक्शन हो गया ना, इसका रिएक्शन कहाँ आएगा? अर्थ के ऊपर, सही है ना। तो एक तरीके से हम ये मान रहे हैं, हम ये मान क्या रहे हैं, मानना पड़ेगा ये आपको, अर्थ एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है इस बंदे के ऊपर, ठीक। लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना, क्योंकि उसके कारण जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसके कारण ये बंदा नहीं, कोई मोशन नहीं कर। क्या ये वर्टिकल में कोई मोशन कर रहा है? ये तो आपके सामने फिजिक्स में बिल्कुल क्लियर सिचुएशन है यार, ठीक है ना। ये बंदा ऐसा तो नहीं प्लैंक को ब्रेक करके, भाई प्लैंक का सरफेस उसको रोक के रख रहा है ना, ठीक है। दुनिया भर की क्या क्या चीजें लगती, नॉर्मल वगैरह सब कुछ आप पढ़ के आए हो। तो ये बंदा वर्टिकल में कोई मोशन नहीं कर रहा है, वर्टिकल में ये बंदा कोई मोशन नहीं कर रहा है, वर्टिकल में कोई बंदा कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो उसको आप छोड़ दो, उसको आप छोड़ दो। हालांकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो कि कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, ठीक, अर्थ लगा रही है, उसको आप छोड़ दो। आप हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर कोई फोर्स नहीं है तो ध्यान से जरा चेक करिएगा, ध्यान से जरा चेक करिएगा, इस पूरे सिस्टम का जो कॉम है, अब देख लो भाई, अब ध्यान से जरा चेक कर लो, एफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल वाला जीरो, और अभी अभी बताया क्या कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो कॉम ऑफ द सिस्टम विल बी ऑन रेस्ट। मतलब समझो, जब ये बंदा इस तरीके से भागेगा तो सिस्टम का कॉम जहां पर था ना वहीं पर रहेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से चेक करो बच्चों। अगर 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 ध्यान से जरा चेक करना, अगर 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 कॉम इसका यहां पर था मान लो, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का कॉम अगर यहां पर था, ठीक, ये बंदा आगे भागेगा तो कॉम यहीं पर रहना चाहेगा, कॉम यहीं पर रहना चाहेगा। अब हो गया रहा है, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। देखो मैं आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। देखिए जरा ध्यान से, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, सो नो शिफ्टिंग इन कॉम, नो शिफ्टिंग इन कॉम ऑफ द सिस्टम, कॉम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक। अब ध्यान सुनो, देखो एक बात बताओ, इसी को दो चार बार कॉपी कर लेते हैं ना,
इसको यहाँ कॉपी किया, सर ऐसा क्यों कर रहे हो अभी पता चलेगा, इसको यहाँ पे कॉपी किया, और एक काम करते हैं, इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, ठीक, इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और लास्ट वाला हटा देते हैं यहाँ से। चलो अब समझो, देखो अब समझो जरा, देखो इस बंदे को चलाऊंगा मैं, जब इस बंदे को चलाऊंगा तो ये बंदा जब इधर खिसकेगा, अब आप समझो जरा, जो मास पूरा इधर था, अब ये जब बंदा उधर जा रहा है तो सिस्टम का मास उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना भाई, मास उधर बढ़ रहा है भाई, जैसे जैसे बंदा उधर जाएगा तो भाई ये प्लैंक का मास है और बंदा अपना मास अब उधर दे रहा है, तो उधर मास बढ़ रहा है, तो उधर मास अगर बढ़ रहा है तो कॉम को भी किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो कॉम तो शिफ्ट करेगा नहीं। तो पता है, ध्यान सुनो, जब इसका इधर मास बढ़ने लगता है, ठीक है ना, तो प्लैंक कहता है कि अच्छा उधर मास बढ़ रहा है, तो प्लैंक पीछे जाता है, ताकि प्लैंक पीछे जो मास की कमी आ रही, बंदा तो अपना मास लेके आगे चला जा रहा है ऐसे करके, मतलब बंदा अपना मास आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो प्लैंक कहता है अच्छा जो मास की पीछे कमी आ रही है, भाई बंदा यहां से हट जा रहा है तो पीछे मास की कमी आ रही होगी, तो प्लैंक पीछे खिसकता है ताकि पीछे मास मेंटेन रहे, ताकि जहां पर सेंटर ऑफ मास था, कुछ याद है आपको, सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना भाई, हाँ, अगर वो बंदा भाग के उधर चलाएगा तो उस डायरेक्शन में तो मास, मतलब उधर मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो सारा कॉम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, सारा कॉम का मतलब है कॉम जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, सही है ना। लेकिन क्या होता है, ये बंदा जब भागता है तो प्लैंक खुद ही पीछे आता है, प्लैंक पीछे क्यों आ रहा है, प्लैंक पीछे आ रहा है पीछे मास बढ़ाने के लिए, ध्यान से जरा चेक कर लीजिए, जब 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 ये बंदा आगे जाता है पीछे मास की कमी पड़ेगी तो प्लैंक भैया पीछे खिसक जाएगा ऐसे करके, ठीक, अब जब प्लैंक पीछे खिसक जाएगा, थोड़ा आप समझ रहे होगे, तो क्या होगा, मास पीछे बढ़ जाएगा, और मास पीछे बढ़ेगा तो कॉम जहां था इस रॉड पे, कॉम थोड़ी ना मूव करेगा, कॉम जहां था वहीं रहेगा, ध्यान से चेक करो, कॉम की पोजीशन चेंज नहीं हो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, कॉम चेंज नहीं होना चाहिए, अरे भाई चल जा यार, चलो मैं बना देता हूँ ना, कॉम वहीं रहेगा जहां था, रॉड से इतनी डिस्टेंस में, लो एंड से इतनी, समझे बात क्यों नहीं। अगर ये बंदा और भाग जाता, यहां आ गया भागते भागते, हाँ यहां आ गया भागते भागते, तो ये कॉम बोलेगा अरे, कॉम नहीं मतलब ये रॉड है जो नीचे, रॉड है या प्लैंक है जो भी, प्लैंक बोलेगा अरे उधर मास बढ़ रहा है तो मैं एक काम करता हूं पीछे, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे बंदा आगे भागता है, ठीक है, इधर पीछे मास कम होने लगता है, तो क्या होता है, ये रॉड ऐसे पीछे भागता है, ठीक है, अब बंदा ही छूट गया वो बात अलग है, लेकिन आप फील कर पा रहे होगे, ये जब इधर भागेगा तो इधर मास बढ़ जाएगा, ये प्लैंक की वजह से इधर मास बढ़ जाएगा, तो कॉम जहां था वहीं रहेगा, कॉम जहां था वहीं रहेगा। मोटी मोटी बात ध्यान से सुन लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स यदि एब्सेंट है तो वी कॉम की शिफ्टिंग नहीं, वी कॉम कह रहा हूं सॉरी, सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग नहीं होगी बच्चों, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक चीज बताता हूं, क्या, एक चीज और फील कर लो, मान लो कि इसको किसी ने पकड़ के रख लिया होता आगे से, समझो ध्यान से, देखो अगर इसको किसी ने पकड़ के रख लिया होता भाई, है ना, अगर, अब देखो जरा, अब देखो, अब मजा आएगा आपको, देखो मैं यहां सामने खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, मैंने कहा भैया मैं तो ये प्लैंक पकड़ के रख लूंगा, है ना, मैंने इस प्लैंक को ऐसे पकड़ के रखा, मैंने कहा हिलने नहीं दूंगा तुम्हें, प्लैंक को बोला मैंने हिलने नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक, तो अब ये बंदा इधर आ रहा है, अब देखो जरा, अब ये बंदा जब इधर आ रहा, मैंने इस प्लैंक को बोल दिया भैया तुम्हें हिलने नहीं दूंगा मैं, अब ये बंदा इधर आ रहा है, देखो अब ये प्लैंक बेचारा मूव नहीं कर पाएगा, मतलब अब एक्सटर्नल फोर्स आ गया, सर मैंने लगा दिया, मैंने प्लैंक को पकड़ के रखा है ना, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, ये वाली सिचुएशन में यदि आप देखें बच्चों, तो जैसे ही एफ एक्सटर्नल आ गया, किसने लगाया, सर मैंने लगाया भाई, मैंने प्लैंक को पकड़ लिया, मैंने कहा चलने नहीं दूंगा, तो एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल्स टू 0, अब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, किसने लगाया, मैंने लगाया ना, मैंने लगाया, ठीक, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं, अब कॉम शिफ्ट हो जाएगा, तो अब इस सिस्टम का मास उधर आ गया, क्योंकि ये बंदा उधर चला गया, उधर इस प्लैंक का और इस पूरे सिस्टम का मास उधर ज्यादा, बंदे का मास प्लस प्लैंक का मास, तो उधर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो उसका कॉम शिफ्ट होकर कहीं यहां आ जाएगा, समझ गए, ठीक, तो ये तो अलग चीज थी बिल्कुल, जब एफ एक्सटर्नल प्रेजेंट था, यहां पर क्या था, एफ एक्सटर्नल क्या था बच्चों, प्रेजेंट था, एफ एक्सटर्नल प्रेजेंट था, तो कॉम की शिफ्टिंग हो जाएगी, कॉम शिफ्ट हो जाएगा, कॉम क्या हो जाएगा, SHIFTS मतलब शिफ्ट, कॉम शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर ये बंदा बच्चों, अगर ये बंदा इस स्मूथ सरफेस, मतलब ये प्लैंक के नीचे स्मूथ सरफेस है, ये ऐसा भागता है,
ठीक, तो इसको फ्रिक्शन मिलेगा, जिसके वजह से आगे चल रहा है उसको फ्रिक्शन प्लैंक को पीछे मिलेगा, और नीचे फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, नीचे फ्रिक्शन फोर्स है नहीं स्मूथ, तो पटरा पीछे फिसल जाएगा। पीछे फिसलने की कहानी सुनी क्या? फिसलता है ऐसा आप देखते हो, लेकिन इस चीज को फिजिक्स में कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? फिजिक्स में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, भैया एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो कॉम की शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। कॉम की शिफ्टिंग किसकी, किसका कॉम? पूरे सिस्टम का कॉम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जहां था वहीं। तो जहां था वहीं रहने के लिए पटरा पीछे जाएगा, क्योंकि जब बंदा इधर जा रहा है तो मास इधर भाग रहा है ना, बंदे की वजह से इधर मास ज्यादा आ रहा है सिस्टम का। तो सिस्टम में जो पटरा है बड़ा चालाक, वो कहता है अच्छा मैं ही पीछे चला जाता हूं, जिससे कि पीछे मास फिर से उतना ही हो जाए जितना था, और जिससे कि कॉम डिस्प्लेस ना हो, कॉम जहां था वहीं रहेगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अभी सवाल खत्म नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, और उसी डायग्राम को अब हम फिर से बनाते हैं, उसी डायग्राम को अब हम फिर से बनाते हैं। ठीक, ये आपका प्लैंक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ये देखिए, ये आपका प्लैंक है इस तरीके से, ठीक है, स्मूथ सरफेस है बच्चों आपका। ठीक, क्या है? स्मूथ, स्मूथ सरफेस है। ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, प्लैंक की लेंथ है एल। अरे भाई मान लो प्लैंक की लेंथ है एल, प्लैंक की लेंथ है एल। अब जरा मैं आपसे पूछूंगा कि, ध्यान सुन लो, if f external is present, okay, if f external is present, अगर मैं यहां खड़ा हो जाता और मैंने इस प्लैंक को रोक लिया होता तो ये बंदा कितना चलता? बताओ, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। अगर मैं प्लैंक को हिलने ही नहीं देता तब ये बंदा यहां से यहां चलता, तब टोटल लेंथ कितनी कवर करता, कितना डिस्प्लेस हो जाता? एल। समझो, तब इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट वाकई कितना होता? एल, यहां से यहां पहुंच जाता। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट बाय पर्सन कितना होता? ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट बाय द पर्सन जो प्लैंक पे खड़ा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? ध्यान से चेक कर लो, ये इधर गया और पूरा एल लेंथ चल जाता, और किधर? पॉजिटिव। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना करता है? एल ना, और किधर? पॉजिटिव एक्सेस में, इसलिए पॉजिटिव एक्सेस के लिए एल आई कैप। अब ध्यान से सुनो इधर, लेकिन इन रियलिटी क्या हुआ? इन रियलिटी क्या हुआ? रियलिटी में क्या हुआ? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो। ओ भी कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल जीरो है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ये जो प्लैंक है आपका, ठीक, माना कि ये जो प्लैंक है बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन से, सर इनिशियल पोजीशन वाली लाइन बना दीजिए। ठीक, ये रही लीजिए इनिशियल पोजीशन वाली लाइन। ठीक, प्लैंक यहां से मान लो x पीछे खिसक जाता है, अपने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को मेंटेन करने के लिए सिस्टम में प्लैंक ऐसा पीछे खिसक जाता है, और ये प्लैंक पीछे कितना जाता है इस ओरिजिन से? ये x बराबर 0 है मान लीजिए, तो इससे ये पीछे कितना चला गया? x डिस्प्लेस हो गया। अब मुझे जरा बताओ, सोच के बताओ, ये बंदा कितना चला होगा? सुन लो ध्यान से, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर मैं आगे से पकड़ के इसको खड़ा हो जाऊं, प्लैंक को ना ही चलने दूं, तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन कितना हो जाएगा? एल आई कैप। लेकिन अगर पटरा खुद ही पीछे एक्स खिसक जाए तो बंदा एल लेंथ नहीं चल पाएगा। पता है कितना चलेगा? एल माइनस एक्स। सोचो इसको, मैं क्या करूं भाई इसमें? भाई आपको एल जाना था, ठीक, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो पटरा भी तो पीछे खिसक रहा है, तो कहते कहते धीरे 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 तुम, कहने के लिए तो धीरे 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 तुम कहां पहुंच जाओगे? तुम कहां पहुंच जाओगे? तुम ये वाले एंड पे पहुंच तो जाओगे, यानी कि सेंट सेंट तुम्हें लगेगा तुमने एल चलाया, लेकिन ऐसा है नहीं, तुमने एल माइनस एक्स चलाया, एल माइनस एक्स, क्योंकि तुम्हें एल चलना था, एक्स ये पीछे खिसक गया। भाई चेक कर लो, और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आप इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए जो पटरा खिसक गया आफ्टर टाइम टी, पटरा इधर आ गया, प्लैंक इधर आ गया, तो चेक कर लो, ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, और ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन है, ये तुम्हारी क्या है? फाइनल पोजीशन। तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? चेक कर लो भाई, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल? चेक कर लीजिए, ये देखिए, हाँ इतना ही तो है। ये L था और ये X है, तो ये L माइनस एक्स ही तो हुआ भाई। हाँ, तो इफ, वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तो समझाने के लिए बताया था, उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, ठीक है। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट बाय द पर्सन कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट बाय द पर्सन, पर्सन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया बताइए आपके सामने? L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। और वेक्टर बनाना चाहते हो तो बंदा इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में,
तो एल माइनस एक्स आई कैप। मानते हो कि नहीं बताओ? ठीक, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। कॉम शिफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है, सो नो शिफ्टिंग इन कॉम, नो शिफ्टिंग इन कॉम। सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट नहीं हुआ। भैया सुनो, अगर सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग नहीं हुआ है तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग का जो आपने लास्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, वो कितना होना चाहिए? 0, यानी कि डेल्टा आर कॉम। इसको कितना होना पड़ेगा? 0। मानते हो कि नहीं भाई? शिफ्टिंग ही नहीं हुई कॉम में, तो कॉम का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते थे वो कितना होना पड़ेगा? 0। बस अब फॉर्मूला लगा दो। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया भाई, इसको छोड़ो आप, ठीक है ना। नाउ अब आप देखिए, डेल्टा आर कॉम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? आपने पढ़ा था m1। अब दो ही पार्टिकल है, यहाँ एक बंदा है उसका मास m1 मान लो, है ना, और है ना, ध्यान से चेक कर लो जो बंदा है उसका मास m1 मान लो, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, ठीक है, ध्यान से जरा सुन लीजिएगा। ये जो बंदा है इसका मास है m1 बराबर m, सही है, और जो प्लैंक है, प्लैंक का मास है m2 बराबर कैपिटल M। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्वेश्चन करेंगे। एम किसको मानते हैं? जो बंदा चलता है प्लैंक पे, स्मॉल एम, और प्लैंक का मास कितना होता है? कैपिटल एम होता है। ध्यान से जरा सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ बंदा कितना चलता है? एल माइनस एक्स, जहां पर एक्स क्या है? एक्स इज द शिफ्टिंग इन द प्लैंक, एक्स इज द शिफ्टिंग इन द प्लैंक। ओके, कहीं पे नोट कर लो भाई, कहीं पे नोट कर लो। कहां पे नोट करें? यहां पे नोट करो सारा। एक्स इज द शिफ्टिंग इन द प्लैंक, एक्स इज द शिफ्टिंग, x is the shifting in the plank, in the plank। ठीक है, प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ वो अलग बात है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ, वो तो बात की बात है यार। तुम इधर भागोगे तो पीछे शिफ्ट होगा, और तुम अगर ये वाले एंड से उधर भाग रहे होते तो इधर शिफ्ट होता, उसमें क्या ही दिक्कत है ना। बट शिफ्टिंग का मैग्नीट्यूड निकालना है कि प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ, तो x यूनिट शिफ्ट हो गया अपनी इनिशियल पोजीशन से, इस x को ही हमें कैलकुलेट आउट करना है। सो यहां से हमने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा आर कॉम इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा r1, ठीक, और प्लस m2 डेल्टा r2 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। सही है ना बच्चों? अब ध्यान तो जरा वैल्यू रखो, डेल्टा आर कॉम 0 है। क्यों सर? कॉम की शिफ्टिंग नहीं होगी, कॉम की शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है। m1 कितना था? m बंदे का मास, चेक कर लो भाई, m1 कितना है? बंदे का मास। और डेल्टा r1 क्या है? डेल्टा r1 ये रहा, यही क्या आपका डेल्टा r1 है ना। पर्सन ने कितना शिफ्ट किया है? डेल्टा r1, l माइनस एक्स आई कैप, ठीक। सो डेल्टा r1 कितना हो गया? l माइनस एक्स आई कैप प्लस m2। m2 किसका मास है बताइए? प्लैंक का, ठीक, और प्लैंक का मास कितना है? कैपिटल M, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M। और सुनो, डेल्टा R2 कितना हो जाएगा? डेल्टा R2 वेक्टर, दिस इज व्हाट? शिफ्टिंग इन प्लैंक, शिफ्टिंग इन प्लैंक। और शिफ्टिंग इन प्लैंक आपको कितनी दिख रही है? ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब है ये वाली x बराबर 0 लाइन से कितना शिफ्ट हुआ? x, वो भी नेगेटिव x एक्सिस में, तो माइनस एक्स आई कैप कितना होना चाहिए? माइनस एक्स आई कैप। तो ये हो गया डेल्टा R2 का वैल्यू, डेल्टा R2 का वैल्यू रख दो। सो m2 इंटू डेल्टा R2 कितना हो जाएगा? माइनस एक्स आई कैप, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो डिवाइडेड बाय m1 की जगह m और प्लस m2 की जगह कैपिटल M। बस अब आप समझदार हो, सॉल्व कर लो। ये जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0, तो 0 बराबर m इन द ब्रैकेट, ठीक है। देखो आप एक काम करो, अब न्यूमरेटर से आप क्या करोगे? पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। m इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा क्या? आई कैप, और प्लस माइनस माइनस m x आई कैप, ठीक। अब यहाँ से आई कैप कॉमन ले लोगे, ठीक है, और ब्रैकेट में बचेगा m इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स और माइनस एम एक्स। अब आज पहली बार मैंने आपको आई कैप कॉमन लेके दिखाया जानबूझ के, क्योंकि आई कैप और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो आई कैप तो 0 हो नहीं सकता, सबको पता है भाई, आई कैप तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो किसको 0 होना पड़ेगा? इस पूरे को, बस यही बात है, ठीक है। सो 0 इज इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट 0 के इक्वल, यानी कि m इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स माइनस एम एक्स, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों, ये माइनस का एम एक्स इधर आएगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है फाइनली, है ना, शिफ्ट इन प्लैंक। तो ये माइनस एम एक्स इधर भेज दो, तो माइनस एम एक्स इधर आके क्या हो जाएगा आपका? प्लस एम एक्स, भाई 0 प्लस एम एक्स, और इधर बचेगा m इंटू एल एम एल, ठीक, और माइनस m इंटू एक्स एम एक्स, और माइनस एम एक्स इधर आएगा, सो क्या हो जाएगा? एम एक्स और प्लस स्मॉल एम एक्स इज इक्वल्स टू m इंटू एल, और यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लोगे
सो क्या आ जाएगा, m इंटू एल अपॉन में समझ रहे हो ना, x कॉमन ले लिया तो m प्लस एम बचा होगा, जो कि यहाँ के डिवाइड लगा देगा। ठीक, अब सुनो भाई, अब सुनो और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये हमने आपको इस सवाल में बेसिक तरीका करके दिखा दिया, पूरा फील कराया है, पूरा फील कराया बच्चों। फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ द प्लैंक कितना आ रहा है, फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ द प्लैंक कितना आ रहा है, ध्यान से सुनो, फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ द प्लैंक कितना आ रहा है, स्मॉल m इंटू एल अपॉन में m प्लस एम। अब सर इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए सर, सारे सवाल हो जाएंगे सर। ठीक, इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो। क्या सर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसकी समरी कर देते हैं यहां पर, है ना। इसकी समरी कर देते हैं। शिफ्टिंग इन प्लैंक कितना आया बताओ, स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, इस फॉर्मूले को याद इस तरीके से करते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए देखिए इसकी समरी करते हैं। ओके, वेट अलोंग y एक्सेस, वेट अलोंग y एक्सेस मतलब पर्सन का वेट अलोंग y एक्सेस था, बट उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वेट की वजह से वो नहीं चल पाएगा। मैंने आपको बताया वर्टिकल फोर्स से कुछ आपका लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वर्टिकल कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, तो वही बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक कर लीजिएगा। ठीक, मैंने लिखा वेट अलोंग y एक्सेस, ओके, मीन्स y एक्सेस के अलोंग f एक्सटर्नल प्रेजेंट है, f एक्सटर्नल अलोंग y एक्सेस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो नहीं है, बट उसकी वजह से बंदा वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चलेगा। ओके, सो बट इट कैन नॉट मूव, बट इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट मूव अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में वो बंदा मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को तो आप छोड़ ही दो। दूसरी बात, अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, फ्रिक्शन हेल्प्स टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, मैं लिख देता हूं, फ्रिक्शन हेल्प्स टू मूव मास स्मॉल m, ठीक है, मास स्मॉल m इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ध्यान सुनो, फ्रिक्शन की वजह से जो बंदा है जिसका मास क्या था स्मॉल m, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया था। डायग्राम भी देखते रहना भाई, ठीक है। कहाँ गया ये बंदा, कहाँ गया भाई, बंदा कहाँ गया, ठीक, यस, ये बंदा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और प्लैंक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से प्लैंक कहाँ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड प्लैंक जिसका मास क्या था कैपिटल M, ओके, मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, मूव्स इन या शिफ्ट्स इन, मूव्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ऐसी कंडीशन में शिफ्ट इन स्मॉल मास m, ओके, करेक्ट, ओके। सो अच्छा वो सब तो चलो आपको लिखवा दिया है। देयर इज नो एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो नो शिफ्टिंग ऑफ कॉम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि कॉम का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसको आप छोड़ो, अगर हो भी रहा होगा उसको आप छोड़ो। ठीक, सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट, सिस्टम का कॉम का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग इन प्लैंक इज गिवन बाय, देन शिफ्टिंग इन प्लैंक इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू m इंटू एल अपॉन में m प्लस कैपिटल M। अब इसको याद कैसे करते हैं, ध्यान सुनो, इसको याद कैसे करते हैं। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m क्या है, इसको हम बोलते हैं मास ऑफ द अदर बॉडी। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, सवाल तो कुछ भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि बंदा हो फिर प्लैंक हो। मास ऑफ अदर बॉडी, अदर बॉडी क्या होती है सर, जो चल रही होती है, जो चल रही होती है। चल कौन रहा था, बंदा, चेक कर लो, ये बंदा इधर चल रहा था, इसका मास स्मॉल m, ठीक, तो स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द पर्सन या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अदर ऑब्जेक्ट जो चल रहा होता है ना। अब सुनो, स्मॉल m आपको पता, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द बॉडी,
मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर वो चल रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मास ऑफ द बॉडी, है ना। और आप बोल सकते हो मास ऑफ द बॉडी विच शिफ्ट, जो शिफ्ट हो जाती है, विच शिफ्ट्स, ठीक, जो शिफ्ट हो जाती है या जिसके ऊपर वो चल रहा होता है। और m प्लस एम यानी कि नीचे क्या रखना होता है आपको, टोटल मास, टोटल मास। अब ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एल क्या है, एल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो एल क्या है, एल वो वाली लेंथ है जो वो एक्चुअल तब चलता जब एक्सटर्नल फोर्स मौजूद होता। क्या मैंने सही बोल दिया? सुन लो भाई ध्यान से, इधर देखो, इसीलिए ये वाला डायग्राम बना के रखा हुआ था मैंने, यहाँ पे देखो, जब मैंने पकड़ के रखा था यानी कि जब एफ एक्सटर्नल मौजूद था तब बंदा कितना चलता था, एल लेंथ, तभी तो यहां से यहां आ जाएगा। लेकिन जब एफ एक्सटर्नल कितना हो जाए, जीरो, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तब वो एल लेंथ नहीं चल पाता है, तब वो एल डिस्प्लेस नहीं होता है बंदा, तब वो एल माइनस एक्स डिस्प्लेस होता है, जहां पर एक्स क्या है, प्लैंक में शिफ्टिंग है, ठीक, तब वो एल माइनस एक्स चलता है। तो एल आपको कौन सा रखना है, एल आपको सोच के रखना है क्वेश्चन में। कैसे सोचोगे सर? सर अपने मन में सोचो कि प्लैंक को पकड़ लो आगे से, और जब पकड़ लोगे प्लैंक को आगे से, प्लैंक को शिफ्ट नहीं होने दोगे, आपने पकड़ के रखा है, तब ये बंदा एक्चुअल में जितना ट्रेवल कर सकता था, जब मतलब सीधी सा बात बोले कि प्लैंक को पकड़ लो और उस टाइम ये बंदा जितना चल सकता था वो है एल, ठीक। तो एल क्या है, एल क्या है, एल क्या है, कैपिटल एल क्या, इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, in x direction if कैपिटल एम इज फिक्स, कैपिटल एम इज फिक्स, मतलब प्लैंक को जब आपने पकड़ लिया तब वो कितना चल सकता था, ठीक है ना। बस अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, किसी भी सवाल में लगा दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे करके दे देगा, एक बोट दे देगा, ठीक है, और आपको पता है बोट और पानी के बीच में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन लगता होगा, ठीक, बोट और पानी के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, लेकिन आपको बोट जब पानी में उतारते हो आप, तो बोट और पानी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको इग्नोर कर देते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये देखिए एक बोट इसने दे दी आपको बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन में, ठीक, और नीचे पानी भरा होगा ऑब्वियसली, ये पानी इस तरीके से भरा हुआ है, समझ जाना भाई, पानी ये है ना, ये वाटर है इस तरीके से, ठीक, ये वाटर है इस तरीके से, ओके। नाउ अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये बोट और पानी के बीच में जो फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो जीरो मानना है आपको। अरे भाई नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, बस गेम खत्म, नो फ्रिक्शन, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब सुनो सवाल क्या है, सवाल में कहता है पर्सन मूव्स टू द सेंटर, भाई जरा ध्यान से सुनो, पर्सन मूव्स टू द सेंटर, पर्सन सेंटर पे आना चाहता है, जब वो बोल देगा पर्सन सेंटर पे आना चाहता है, ध्यान सुनो, इस बोट की टोटल लेंथ दिया है 10 मीटर, ठीक, और ये है ना, ये वाला गैप इग्नोर कर देना इसको, है ना। चलो मैं बोट ही सही बना देता हूँ, वरना कुछ लोग कुछ और ही दिमाग लगा लेंगे। चलो भाई बोट ऐसी बना लो आप, बोट ऐसी बना लो, अब सही है, ये बोट है अब, ठीक, 10 मीटर की बोट है बच्चों, ये बंदा यहाँ खड़ा है, और सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है पर्सन मूव्स टू द सेंटर, क्वेश्चन है पर्सन मूव्स टू द सेंटर, पर्सन मूव्स टू द सेंटर, मतलब बंदा चल के कहाँ आना चाहता है, सेंटर पे, तो ये रहा सेंटर। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, देखो यहीं पे मैं आपसे सवाल पूछ लूं, ये 40 किलोग्राम का मास है किसका, बंदे का, और बोट का भी मास दिया हुआ है किसका, कितना, 60 किलोग्राम, बोट का मास कितना है, 60 kg, सही है, ओके। नाउ कह रहा है शिफ्ट ऑफ द बोट, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, शिफ्ट ऑफ द बोट, क्या निकालना है आपको, शिफ्ट ऑफ द बोट। नाउ ध्यान दें, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कैसे सवाल को हैंडल करोगे, ध्यान से चेक करो। देखो अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ कौन से कलर से, ग्रीन कलर से, चलो ग्रीन कलर से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो इस फॉर्मूले को आपने देखा, एक बार बताओ भाई, पूरा वैसा ही, ये बंदा इधर भाग के जा रहा है, प्लैंक की जगह बोट आ गया है, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, बोट किधर खिसक जाएगी, पीछे, सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ना चेंज हो जाए इसके लिए बोट पीछे जाएगी, बंदा आगे जाएगा तो मास आगे लेके जा रहा होगा, तो बोट कहेगी हम तो पीछे चले जाएंगे, जिससे मास पीछे आ जाए, तो जो कॉम है वो वहीं का वहीं रहे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। चेक कर लो सवाल में, एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है, पक्का भाई, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, कहानी वही है,
बंदा बोट पे भाग रहा होगा तो बंदा बोट को पीछे ऐसे पुश करेगा तो आप समझ रहे हो उसको एक फ्रिक्शन मिल रहा होगा, जिससे फ्रिक्शन फोर्स से बंदा आगे जा रहा होगा, और बोट को एक फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा होगा जिससे बोट पीछे जा रही होगी। ये सब कहानियां चल रही हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्सेज हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कॉपी में लिख लेना, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो कॉम शिफ्ट नहीं होगा। कॉम शिफ्ट नहीं होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, इसमें स्मॉल एम कौन होता था, जो चल के जाता था, तो चल के कौन जा रहा है, स्मॉल एम कौन होता था, मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। ओके, कैपिटल एम कौन होता था, नीचे प्लैंक जो पीछे शिफ्ट होता था, तो पीछे प्लैंक शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो कैपिटल एम ये दिया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ खास बात है, एल अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना, एल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एल, हाँ भाई, अब कुछ बच्चे 10 बोल देंगे, यही गलत करते हो आप। आप देख लो बंदा कहाँ तक जाना चाहता है, उसने बोला है पर्सन मूव्स टू द सेंटर, वो बोट के सेंटर तक जाना चाहता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। ठीक, और मैंने बोला था एल आप तब निकालना जब बोट को पकड़ के रखो, तो थोड़ी देर के लिए बोट को अपने मन में पकड़ के रख लो ना, आगे से आ जाओ पकड़ लो। ठीक, ऐसा बोट को आगे से पकड़ लोगे तो ये चल के कितना जाएगा, एक्चुअली कितना चल पाएगा जब बोर्ड को पकड़ लोगे। कैपिटल एम मास जब फिक्स रहता था तो वो बंदा एक्चुअल कितना चलेगा, वही एल है। ठीक, तो वो सेंटर तक आना चाहता है, बोर्ड को पकड़ लोगे तो कितना चल पाएगा वो सेंटर पे आने के लिए, 5, तो एल हो जाएगा 5, उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से पानी थोड़ा हटा दें और यहीं सॉल्व कर लें। ठीक, नाउ ध्यान से चेक करिए, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू स्मॉल एम कितना है 40 इंटू कैपिटल एल कितना है आपका 5, 10 मत रख देना भाई। ठीक, अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम कितना है 40 और प्लस 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 इंटू 5, है ना, और अपॉन में 40 प्लस 60 कितना होता है आपका 100। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 200 अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, या जो भी यूनिट है भाई समझ जाना, 2 मीटर बोट पीछे शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसी में मान लो बच्चों सवाल होता है, मैं सवाल इसी में चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में सेम में, है ना, सवाल में चेंज कर रहा हूँ क्या, इसी में पार्ट 2 आप बोल सकते हो उसको, सवाल का पार्ट 2 में बोला इफ पर्सन मूव्स टू द अदर एंड, सही है, अदर एंड। बच्चों अगर पर्सन दूसरे एंड पे चला जाए तो बताओ क्या क्या लोगे, तब सब कुछ वैसे रहेगा, बस एल चेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तब आप बोर्ड को पकड़ के रखोगे, इस एंड से इसको यहाँ आना है तो एल बराबर कितना रख दोगे 10, बस कुछ नहीं करना है, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, यानी कि फॉर्मूला भी वही रहेगा, x इज इक्वल्स टू एम इंटू एल अपॉन में m प्लस एल, एम बंदे का मास है 40, एल इस बार रखेंगे 10 अपॉन में 40 प्लस 60, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 400 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई चेक कर लो 100, है ना, तो कितना आ जाएगा, अब बोट कितनी शिफ्ट होगी 4 मीटर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो ऐसे सवाल आते हैं बस एग्जाम में, क्या दिक्कत है, अब फटाफट सवाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देख लीजिए। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया एग्जाम में उसने, ठीक, इस तरीके से डायग्राम दिया, ये ऐसे करके, ठीक, और यहाँ पर एक ट्रैक दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ऑब्वियसली, ये इस तरीके से, और यहाँ इसने एक ब्लॉक रख दिया एम मास का, ठीक है, कितने मास का, स्मॉल एम मास का ब्लॉक रख दिया, और ध्यान सुनो ये एक वेज है, और वेज रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, वेज रखा हुआ है, और ये वाली लेंथ कितनी है एल, है ना, और ये रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे। तो सुनो, क्या आप सोच सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि कहानी क्या, पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल में आपको बोला क्या कि व्हेन ब्लॉक ए, ये ब्लॉक का नाम ए रखा उसने, है ना, येलो कलर का जो ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम ए है, मास कितना है एम है, और इस प्लैंक का जो मास है वो कितना है कैपिटल एम है, प्लैंक कह रहे हैं, ये वेज है, वेज का मास कितना है कैपिटल एम, ठीक है ना। चलो, कह रहा है कि व्हेन ब्लॉक ए ऑफ मास एम रीचेस ग्राउंड, ओके, क्वेश्चन है व्हेन ब्लॉक ऑफ मास, व्हेन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल ए, व्हेन ब्लॉक ए, ब्लॉक का नाम ए भाई समझ जाना, ब्लॉक का नाम ए ऑफ मास स्मॉल एम रीचेस ग्राउंड, ओके, रीचेस ग्राउंड, फाइंड शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक, फाइंड शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक, ओके। अब देखो थोड़ा आप समझ लो कि चल क्या रहा है भाई, देखो चल क्या रहा है, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, समझो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो पता है क्या, अगर आप थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाओगे तो कुछ ऐसी कहानियाँ होंगी। इसको पकड़ के इधर ले आओ, ये एम मास का जो ब्लॉक है, देखो इसका जो एम मास का ब्लॉक है
ये m मास का ब्लॉक है ना, ये इसको इस तरीके से दबा रहा होगा तो इसको नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा भाई, क्या पता नॉर्मल थोड़ी ना है ऐसे, मतलब ये सरफेस ऐसा है ना, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो नॉर्मल के जो कंपोनेंट होंगे उसमें से कोई कंपोनेंट इस वेज को, ये जो वेज रखा हुआ है इसको पीछे खिसका रहा होगा, यानी कि वेज पीछे खिसकेगा, वेज पीछे खिसकेगा। ठीक है ना, और प्लैंक ये इस तरीके से नीचे उतर के आएगा। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इस प्लैंक प्लैंक कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, ये ब्लॉक है, ब्लॉक ने इसको एक नॉर्मल फोर्स दिया होगा जिसकी वजह से वेज पीछे खिसकेगा, यानी कि वेज पीछे जाएगा, और ये ब्लॉक इस तरीके से उतर रहा है नीचे, है ना। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा जब आपने छोड़ दिया? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। जो भी फोर्सेज होंगे बच्चों, इंटरनल फोर्सेज ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान से सुनिए, अगर ये इसको इस तरीके से नॉर्मल देगा तो इसको भी कहीं ना कहीं नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, अब हम सारे फोर्सेज आपको नहीं दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉर्मल के जो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, ब्लॉक का वेट का जो कंपोनेंट होगा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा के चला रहा होगा, क्या दिक्कत है? मतलब वर्टिकल में तो फोर्स होगा, ध्यान से सुन लीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो वर्टिकल के कॉम के बारे में बात मत करिए। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में नो एक्सटर्नल फोर्स, चेक कर लो भाई, हॉरिजॉन्टल में नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल। अगर आप चाहो तो पूरी बातें मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, द ब्लॉक मूव्स डाउन, ओके, द ब्लॉक मूव्स डाउन। ठीक है, ब्लॉक नीचे आ रहा है बच्चों। ठीक है, इसका mg, इसका जो वेट होगा, और नॉर्मल के भी कुछ कंपोनेंट होंगे, अगर जस्ट मैं आपको सारे फोर्सेस नहीं बता रहा, जैसे एक अंदाजा दे रहा हूँ। ठीक है ना, वेट जो होगा इसका एक्सटर्नल फोर्सेस की तरह काम करेगा वो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है भाई, अर्थ ने लगाया ना, अर्थ ने इसको खींचा है तभी तो नीचे आया, ऐसा सोचो। तो एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, बस यही बता रहा हूँ। द ब्लॉक मूव्स डाउन, सो mg इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल, ओके, सो दिस f एक्सटर्नल इज अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स है, ओके, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बट अलोंग, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बट अलोंग x डायरेक्शन, there is no external force, there is no f external, that is f external along x axis is equals to 0। तो बस x एक्सिस के अलोंग अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, x एक्सिस के अलोंग अगर एक्सटर्नल फोर्स बच्चों 0 है, सो ध्यान से चेक करिएगा, x एक्सिस के अलोंग जो उसका कॉम है उसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, जो उसका कॉम है उसमें शिफ्टिंग। लाइट थोड़ा चली गई, इसको हम बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर बैकअप की प्रॉब्लम है आजकल। ठीक है, थोड़ा आप समझिएगा, ये आपको स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। ठीक है ना, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कॉम शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाला जो वेज है, यही सवाल पूछा है, वेज कितना शिफ्ट होगा, फाइंड द शिफ्टिंग इन प्लैंक, प्लैंक लिखो या वेज लिखो यार, बात सेम है। ठीक है, तो ये वेज कितना शिफ्ट होगा पीछे की डायरेक्शन में, तो वो शिफ्ट होगा कितना, एक्स। अब सारे वैल्यूज देख लीजिए, है ना, रख दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मास m है, जब उतर के यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल में कितना शिफ्ट हुआ है, मतलब समझो, अगर हम इसको पकड़ के रखते, किसको, जरा समझना, अगर हम इस वेज को पकड़ के रखते, इसको यहाँ से पकड़ के रखते, तब ये हॉरिजॉन्टल में कितना चलता है, एक्स ही तो चलता भाई। हॉरिजॉन्टल वाला एक्स आपको लेना है, वही एल होता है। ठीक है ना, तो जब ये उतर के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आपका बताओ, x इज इक्वल्स टू m इंटू एल अपॉन में m प्लस कैपिटल M। सो x इज इक्वल्स टू स्मॉल m, जो बॉडी चल रही है, तो ये प्लैंक चल रहा है, स्मॉल m की जगह स्मॉल m ही रखेंगे। l क्या होता है, तो पता है, खास बात है भाई, ध्यान से सुनिएगा, l आप ये मत ले लेना वर्टिकल वाला, ये मत ले लेना l ना, आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो ना बार बार, तो सोचो ये ब्लॉक जब उतर के यहाँ पर आएगा, तो ये जब यहाँ से यहाँ आ गया, तो ध्यान से चेक करो, ध्यान से जरा चेक करो, ये हॉरिजॉन्टल में कितना चला, हॉरिजॉन्टल में कितना आगे बढ़ गया, एल लेंथ। ठीक, करेक्ट, एक्चुअल में वो एल माइनस एक्स चल रहा होगा, लेकिन हमने कहा है कि एल की जगह आपको वो रखना है जब आप पकड़ के रखो उस बॉडी को जो शिफ्ट कर जाती है। तो ये पकड़ के अगर हम इसको रखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में कितना चलता है, एल, यानी कि एल की जगह हम लोग एल रखेंगे।
ठीक, तो एल की जगह हमने एल रखा और अपॉन में टोटल मास स्मॉल एम और प्लस एम, बस यही आंसर है, खत्म। क्योंकि कैपिटल एम इस वेज का मास दिया हुआ था, ठीक है, ओके, नो, बस खत्म सवाल, और क्या दिक्कत है, ठीक है, नो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अब फटाफट इसको कर लेते हैं, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हो ना बच्चों। इस बार क्या आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया? एल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में कितना एक्चुअल शिफ्ट करता जब हम शिफ्ट करने वाली बॉडी को पकड़ के रखते हैं, ओके। नाउ ध्यान दें, ये इस तरीके से आपको डायग्राम दिया, ठीक है ना, ओके। नाउ अब ये एंगल आपका कितना है बच्चों? यहाँ थीटा, ठीक, और इस बार यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया है स्मॉल एम मास का, ये एक वेज है, और सरफेस कैसा है? स्मूथ है ऑब्वियसली, ये यहाँ पे एक सरफेस पे रखा है, सरफेस बनाने की भी जरूरत नहीं है, सरफेस स्मूथ है, ठीक, ये कैसा सरफेस है आपका? स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। और इस वेज का मास कितना है आपका? कैपिटल एम है, और कुछ दे के रखा है? यस। इस बार ये वाली लेंथ दे के रखी है, जो हाइपोटेनस वाली लेंथ है, ये ऐसे है ना, इंक्लाइन की लेंथ दे के रखा हुआ है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ? जब ये ब्लॉक ऐसे नीचे उतरेगा तो इस ब्लॉक से इस वेज को जो नॉर्मल मिलेगा उसकी वजह से पीछे शिफ्ट होगा, क्योंकि नीचे स्मूथ है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका पूरे सिस्टम का कॉम शिफ्ट नहीं करेगा एक्स के अलोंग, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा? यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन खास बात ये, एम की जगह आप एम रखोगे, कैपिटल एम की जगह कैपिटल एल आपको निकालना हॉरिजॉन्टल में कितनी शिफ्टिंग हुई है, तो जब ये ब्लॉक उतर के यहाँ पर आएगा तो हॉरिजॉन्टल में इतना शिफ्ट मिलेगा, यानी कि एल का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा बताओ? एल कॉस थीटा, ठीक, और वर्टिकल में एल साइन थीटा, उससे कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कितना चला? एल कॉस थीटा, यानी कि एक्स बराबर स्मॉल एम की जगह एम। बस ये जो ब्लॉक फिसल के आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल में कितना चल रहा है चेक कर लो भाई, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ ये हॉरिजॉन्टल में शिफ्टिंग कितनी हो रही? एल कॉस थीटा, ठीक। तो एल की जगह हम लोग क्या रखा करेंगे? एल कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम, ये लीजिए भाई, खत्म, ठीक, यही आंसर है आपका, ठीक है, खत्म, यही आंसर है आपका, ओके। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से, ओके, ये इस तरीके से एक डायग्राम आपको दे दिया, ये नीचे स्मूथ सरफेस है, ठीक, और इसके ऊपर ये ऐसा कुछ, और इसका सेंटर का अंदाज़ा ले लो, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा ना, अंदाजे से कर रहा हूँ, है ना, ये ऐसा सिस्टम दे दिया उसने आपको, ठीक है ना। और इस बार ये ब्लॉक ए यहाँ पे रखा, ए नाम का ब्लॉक है, मास इसका एम है, और छोड़ दिया, ऐसे रिलीज कर दिया, ठीक, और ये आएगा कहाँ? पोजीशन बी पे, यहाँ कहीं पोजीशन बी पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और यस, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो वेज है उसका मास है कैपिटल एम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और पता है एक काम किया इन्होंने, ये सेंटर बना के ऐसे करके रेडियस दे दिया कितना? कैपिटल आर, बस ऐसा सवाल दे दिया। अब बहुत आसान है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इस सवाल में कर लीजिए, जवाब आपके सामने होगा। कैसे? ये फिसल के इस तरीके से ए से बी जब आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल में कितना चला, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला, तो उसके लिए देखिए ब्लू कलर से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा ब्लू कलर से सॉल्यूशन इसका, ये रेडियस आर हो जाएगा, ये सर्कुलर ट्रैक है ऐसे इस तरीके से, तो ये रेडियस आर हो जाएगा, ठीक। अब बताओ ये यहाँ से चला तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला? आर, यानी कि फॉर्मूला में एल की जगह आप क्या रखोगे? आर, बस खत्म, एल की जगह कितना रखा? आर। अब लगा दो फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू क्या था आपका? एम इंटू एल अपॉन में एम प्लस कैपिटल एम, तो यहाँ से एक्स क्या है? शिफ्टिंग ऑफ द वेज, ये जो ब्लॉक है जब इस पे चलेगा तो वेज को एक नॉर्मल देगा, वेज पीछे शिफ्ट होगा तो वेज कितना पीछे शिफ्ट होगा वो निकालना है, यानी कि एक्स शिफ्टिंग ऑफ द वेज कितना हो जाएगा? स्मॉल एम एल, एल की जगह क्या रखोगे आप? कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल एम जो फिसल रहा है वो कितना चला हॉरिजॉन्टल में? आर, भाई ए से जब भी आएगा तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला? आर, एम इंटू आर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, खत्म, यही आपका आंसर है, बस, ठीक। ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। नो, अब देखो एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी चालाकी कर दी गई है, बस सवाल आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया इस तरीके से ये स्मूथ सरफेस, हर एक बार स्मूथ सरफेस है, कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। क्या है ये? अब देखो पता है इस बार इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताऊं, इस बार इन्होंने ऊपर जो ब्लॉक रखा, ठीक है ना, ब्लॉक का मास थोड़ा सा अजीब रखा हुआ है, मास कह रहा हूँ सॉरी, शेप थोड़ा सा अजीब रखा हुआ है, कुछ ऐसा,
ओके, और इसका मास कितना दे के रखा है, स्मॉल m, देखा ये ग्रीन कलर वाला, और ये लेंथ आपको b दे के रखा है, उसके बाद ये आपको l दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, ये पोजीशन a है और ये पोजीशन b है, करेक्ट, ये पोजीशन a है और ग्राउंड पे पहुंचते ये वाली पोजीशन क्या है, b है। सवाल क्या पूछा उसने कि जब ये पोजीशन a से b पे आएगा तो बताओ ये जो वेज रखा है जिसका मास कितना है, कैपिटल m है, जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, तो ये कितना पीछे शिफ्ट हो गए आपको निकालना है। अब देखिए बात समझिए जरा, यहाँ थोड़ी चालाकी आपको करनी है। क्या चालाकी करनी है पता है, अब आप डायरेक्ट इस ब्लॉक को नहीं बोल सकते कि हॉरिजॉन्टल में कितना L शिफ्ट होगा, नहीं, फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा क्या, x इज इक्वल्स टू m इंटू एल अपॉन m प्लस कैपिटल M। इसके बारे में सोचना है आपको, थिंक अबाउट दिस, थिंक, अरे थिंक हो गया भाई, थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। यदि आप इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखेंगे, मैंने क्या बोला था, आप इस वेज, मतलब ये वेज फिसल के पीछे जाएगा ये वाला, है ना, इस स्मूथ सरफेस पे वेज फिसल के पीछे आएगा। वेज को पकड़ लो ना भाई, चलो वेज को मैं ही पकड़ लेता हूँ, लो भाई पकड़ लिया वेज को, ठीक, वेज को पकड़ लिया, मान लो थोड़ी देर के बाद ये वेज को पकड़ लो, ये मान लो इसको मैंने वेज को पकड़ के रखा, इस तरीके से वेज को पकड़ूंगा तो समझ जाना भाई, अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, वेज को पकड़ के रखा तो ये कितना हॉरिजॉन्टल में चल पाता, इसके लिए आपने क्या किया, इसको पकड़ के खिसका दिया, खिसक जा भाई एक साथ। एक तो लाइट ने आजकल बहुत परेशान कर रखा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आ रही है जा रही है, आ रही जा रही, ए आ जाओ भाई, क्या दिक्कत है, खिसक जाओ। चलो जब ये खिसकेगा देखो ऐसे, ये इस पे ऐसे लग के चल रहा है, और जब यहाँ पहुँचेगा ये, देखा आपने, यहीं पे आकर अटक जाएगा ये, मानते हो कि नहीं, है ना। तो अब मैं आपको दोनों सिचुएशन दिखा देता हूँ, पहले ये ऊपर ऐसा था, ऐसा बन जा, ये लो ये ऐसा था। अब जब ये नीचे आ गया तो एक बार बताओ, आप किसी भी पॉइंट को देख लो, आप किसी भी पॉइंट को देख लो, बात समझो, चाहे आप इसके ये वाले पॉइंट को देख लो, चाहे ये वाले पॉइंट को, मान लो तुमने पीछे वाले को देखा, तो पीछे वाले को देख के आप देख लो कितना शिफ्ट हुआ है। तो जवाब है कि कितना शिफ्ट हुआ है हॉरिजॉन्टल में, तो भाई चेक करो, ये बी है, ठीक, और ये टोटल कितना था, एल था, ठीक। तो ध्यान सुनो, ये वाला पॉइंट पहले कहाँ था, ये वाली लाइन पे था, अब कहाँ आ गया, ये वाली लाइन पे, तो कितना शिफ्ट हुआ बताओ, एल माइनस बी, एल माइनस बी, हॉरिजॉन्टल में कितना शिफ्ट हुआ, एल माइनस बी, बस यही चीज़ आपको चेक करनी है। अगर तुम ये वाले पॉइंट से चेक कर रहे हो, इसके ये वाले पॉइंट से अगर तुम चेक कर रहे हो, ठीक, इसके ये वाले पॉइंट से, तो चेक करो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, ठीक, ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पर था, तो शिफ्टिंग कितनी हुई, यहाँ पे था, अब ये यहाँ पहुँच गया, तो हॉरिजॉन्टल में इसमें कितना चला, कितना चला इसने हॉरिजॉन्टल में बताओ, कितना चला, कितना चला, कितना चला, ये बी हो गया, ठीक, और ये भी पहले से ही था, तो ये पॉइंट यहाँ से आके यहाँ आ गया, चेक कर लो भाई, येलो वाला पॉइंट, ये येलो वाला है ना, तो इसने शिफ्ट इतना किया है, ये इतना, अब ये है कितना, ये है कितना, तो ये एल माइनस बी ही तो है, कहने लगा कैसे सर, तो ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, ध्यान से जरा चेक करो, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये पहले बी से आगे इतना, ठीक है ना, और ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी यहाँ से यहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ तक आप देख लो ना, आप यही देख सकते हो, ये देखो, ये टोटल लेंथ कितनी थी बताओ, एल, सही है ना, टोटल लेंथ एल थी, एक सेकेंड भाई रुक जाओ, आगे वाले पॉइंट से समस्या कर रहा है क्या, ठीक है, आगे वाले पॉइंट से समस्या कर रहा है, नहीं समस्या तो नहीं करना चाहिए, ये आपका इतना शिफ्ट हुआ है, हाँ ठीक है, आगे वाला पॉइंट थोड़ा फील नहीं दे रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो एल माइनस बी का शिफ्ट है। अब वो फील लेने के लिए देख लेते हैं भाई, क्यों फील नहीं दे रहा है, क्योंकि पता है ये पहले इधर से शिफ्ट है इतना बी, तो ये जब इधर पहुंच जाएगा तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ, ये देखो ये पूरा एल है, ठीक, ओके। अब देखो बी इधर से कटा और बी इधर से कटा, इतना, तो ये बीच में कितना बचेगा, एल माइनस टू बी। अब देख लो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो एल माइनस टू बी है और प्लस बी है, तो एल माइनस टू बी प्लस बी, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे, एल माइनस टू बी प्लस बी कितना हो जाएगा, एल माइनस बी हो जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे, आप पीछे वाले पॉइंट से देख लो भाई, आपको ज़्यादा समस्या हो रही हो तो, ठीक है, इतना कोई टेंशन वाला काम नहीं, मैंने बेवजह आपको बताया आगे वाले पॉइंट से, ठीक है ना, आप पीछे वाले पॉइंट से इसके देख लो, ज़्यादा टेंशन है नहीं कुछ, ठीक। तो आप साफ साफ पीछे वाले पॉइंट से देख रहे हो, वहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ये पहले यहाँ था, अब ये खिसक के यहाँ पे आ गया, तो हॉरिजॉन्टल में कितना शिफ्ट हो गया, एल माइनस बी, बस ये एल है और ये बी, तो एल में से बी माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा एल माइनस बी, क्योंकि इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ पर आ गया,
इन दोनों लाइंस को देखिए, ये देखो, अब ये पॉइंट यहाँ पे, पहले ये यहाँ पे था, तो ये शिफ्ट कितना आया है, एल माइनस बी का। बस यही है, यही सवाल था, डायरेक्ट आ जाना था। यानी कि एल की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, एल माइनस बी। एल की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, एल माइनस बी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। डायरेक्ट अब आपका सवाल हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एम, और एल की जगह हम क्या रखेंगे, एल माइनस बी। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा, ये जो लेंथ दी होती है ये यहाँ एल में से हम माइनस कर देते हैं, एल माइनस बी अपॉन में एम प्लस एल। ठीक, ये लीजिए, करेक्ट आ गया। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो अब इसी में एक सवाल दिया, क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया आपको। कहता है इनिशियली मंकी इज एट रेस्ट, इनिशियली मंकी इज एट रेस्ट। अभी डायग्राम भी आपको देगा, ठीक। होल्डिंग द बलून, होल्डिंग द बलून, holding the balloon. If monkey moves up, if monkey moves up distance L, distance L, find shift of balloon, find shift of balloon, find shift of balloon। ठीक, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई आप जो भी है। देखो अब ध्यान से चेक करो, देखो एक डायग्राम आपको दे दिया बच्चों यहाँ पर इस तरीके से, ये एक बलून है, बना लेते हैं भाई, ठीक। ओके, रबर के जो बलून होते हैं, एक ऐसा बलून है, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। एक मंकी है, ये एक मंकी है इस तरीके से, ठीक। इसका मास है स्मॉल m और बलून का मास है कैपिटल M, ठीक है ना। ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंकी इज एट रेस्ट। पहले मंकी रेस्ट पे था, फिर इसने पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा, ठीक है ना। अब समझो रहा, जब ये इसको पकड़ के ऊपर चढ़ेगा तो जो भी फोर्सेस होंगे मंकी और बलून के बीच में होंगे, समझ रहा ना बात को भाई, टेंशन वेंशन बनेगा, सारे इंटरनल फोर्सेस होंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका मतलब कॉम शिफ्ट नहीं होगा, बस इस बार अलोंग द वाई एक्सेस है, इस बार अलोंग द वाई एक्सेस है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस बार इसका कॉम शिफ्ट नहीं होगा अलोंग वाई एक्सेस। इफ द मंकी मूव्स अप द बलून विल डाउन। अच्छा, कुछ लोग वेट के बारे में अगर सोच रहे होंगे, है ना, मत सोचो, टेंशन वेंशन भी तो लग रहा होगा ना, तो टेंशन वेंशन सब मिलके वेट को बैलेंस कर लेगा। तो वेट को अगर आप एक्सटर्नल फोर्स सोच भी रहे हो तो टेंशन मिलके वेट को बैलेंस कर लेगा। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपका ये लगेगा, ध्यान से चेक करो, मैं लिख देता हूँ, देखो, इफ मंकी मूव्स अप, इफ मंकी moves up, okay, balloon will down, balloon will go down, balloon will go down since there is no external force, since there is no external force, okay। इनिशियली, या आप सिंपल लिख दो क्या, कॉम विल नॉट शिफ्ट, कॉम विल नॉट शिफ्ट, कॉम विल नॉट शिफ्ट, ठीक। तो सवाल क्या पूछा, फाइंड द शिफ्ट इन द बलून, बलून कितना शिफ्ट करेगा। अब आप खुद समझो, ये ऐसे जा रहा है तो बलून नीचे शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी। और ऐसा क्यों होगा, आप उसको उस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से समझ सकते हो क्या, आप उसको उस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मतलब कोई लोग सोच रहे होंगे इसके पे वेट है, भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना देगा, 0। ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन बाहर से आके इसको किसी ने पकड़ के ऐसा खींचा तो नहीं, वेट है एक्सटर्नल फोर्स, नो डाउट, क्योंकि लेकिन वेट को टेंशन बैलेंस कर ले रहा होगा ना, ठीक है। तो एक तरीके से नेट एक्सटर्नल फोर्स आ नहीं रहा होगा सिस्टम पे, जो जितने भी फोर्सेस हैं सब इंटरनली हैं, करेक्ट।
जो भी कांटेक्ट फोर्स टेंशन के बनेंगे। तो अब देखो मोटी मोटी बात क्या है, इसको अच्छी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, रादर देन फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट करके। आप ये समझो मंकी जब ऊपर जाएगा, तो मंकी अगर ऊपर जा रहा है, ध्यान से समझो, तो क्या होगा भाई, सिस्टम का मास ऊपर शिफ्ट करेगा। तो देखो देखो देखो, आप इसको ऐसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, वैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएगा। देखो कैसे, देखो मान लो पहले कॉम यहाँ पर था, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो कॉम यहाँ पर था, ठीक। अब जब मंकी उधर जाएगा, तो भाई कॉम और उधर शिफ्ट करना चाहेगा, क्योंकि मास उधर जाएगा, ठीक है ना, मास उधर जाएगा। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ भाई, मंकी ऊपर चढ़ रहा है तो मास और ऊपर लेके जा रहा है, तो कॉम को ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉम शिफ्ट नहीं होगा, और कॉम जब शिफ्ट नहीं होगा तो बलून खुद ही नीचे उतरने लगेगा, मतलब वो मास नीचे देने लगेगा, क्योंकि मंकी मास ऊपर लेके जा रहा है, तो बलून बोलेगा भाई मैं मास नीचे की तरफ दे दूंगा, जिससे कि कॉम ना शिफ्ट हो, क्योंकि कॉम डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इसलिए बलून नीचे आने लगेगा, खुद ही बलून नीचे आने लगेगा, ठीक है ना। और मंकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एल, और ये जो एल डिस्टेंस देके रखा है, अब इसकी टेंशन मत लो, ये वही वाली डिस्टेंस है जो मंकी एक्चुअल में ट्रेवल करेगा, वो वाली दी हुई है, मतलब एल की जगह एल रखोगे, ज़्यादा सोचना नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस बार, शिफ्टिंग ऑफ द बलून, शिफ्टिंग ऑफ द बलून इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था आपका, m इंटू एल अपॉन एम प्लस एल, एम प्लस एम, बस खत्म, यही तो आ जाएगा। एल जाएगा मंकी ऊपर तक, एम प्लस एम, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए अब इसी में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊं कुछ ऐसा, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म बोट ऑफ लेंथ 4 मीटर, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म, figure shows a uniform boat of length 4 meter, of length 4 meter and mass 50 kilogram, and mass 50 kilogram at the edge of boat, at the edge का मतलब किनारा, at the edge of boat, at the edge of boat, two friends Jock and Mac are standing, if they run to meet, if they run to meet each other, at the center of boat, at the center of boat, find the displacement of the boat, find the displacement of the boat, find the displacement of the boat when they meet, ignore friction, between, BW का मतलब between boat and water, between boat and water। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है, ध्यान से चेक करिए। देखिए क्या है, पहले सिचुएशन को समझिए। एक बोट है इस तरीके से, ठीक, तो चलो ऐसे बोट बना देते हैं, और नीचे पानी है, पानी और बोट के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स आपको इग्नोर करना है, और बोट की लेंथ आपको देके रखा है 4 मीटर। अब इस बोट के किनारे पे दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है जॉक और दूसरे का नाम है मैक, तो खड़ा कर दो भाई, ये जॉक है और ये मैक है,
ठीक, GOC जॉक, MAC मैक, ठीक। अच्छा, इनके मासेस दिए हुए कितने, ध्यान से चेक करिए। शोज यूनिफॉर्म बोट ऑफ लेंथ 4 मीटर, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे बोट में, एंड मास 50 किलोग्राम। तो बोट का मास कितना है, 50 किलोग्राम। बोट का मास कितना है। अब दो बंदे खड़े हुए हैं इस बार, है ना, देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। बोट का मास कितना है, 50 किलोग्राम, सही है। इफ दे रन टू मीच, अगर ठीक है, एक चीज़ और दी हुई है, जॉक का मास कितना है, 30 किलोग्राम। ये क्वेश्चन ये डायग्राम में दिया हुआ है, इसका मास 30 किलोग्राम, और मैक का कितना है, 20 किलोग्राम। मैक का कितना है, 20 किलोग्राम मास है, ठीक। अब ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ दे रन टू मीट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द बोट। बात समझो, देखो ये इधर भागना चाहता है, ये इधर, और कहाँ मीट करना चाहते हैं, सेंटर पे। कहाँ मीट करना चाहते हैं, सेंटर पे, यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम बोट को पकड़ के रखें, ठीक, बोट को ना डिस्प्लेस होने दें, कहीं ना कहीं बोट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम बोट को पकड़ के रखें तो ये भी 2 मीटर चलेगा, ये भी 2 मीटर, भाई टोटल 4 है, तो ये मिड पॉइंट पे पहुंचने के लिए 2 मीटर चलेगा, और ये भी 2 मीटर चलेगा, सही है ना। ये चीज़ है, ऐसा सोचो। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, तो जवाब है नहीं। अब देखो जरा, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम एक्चुअल मेथड से करेंगे, यानी कि हम अपनी नॉलेज से पहले इसको करेंगे। कौन सी नॉलेज से, कि कॉम शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो उसका कॉम सिस्टम का शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सिस्टम का कॉम शिफ्ट नहीं होगा। तो ध्यान से चेक करो, हमने माना क्या, हमने माना ये जो बोट है, मान लीजिए यहीं से हम नापते हैं, है ना, ओरिजिन से, इसी को ओरिजिन मान लो, और मान लो कि बोट जो है शिफ्ट होती कितनी, एक्स डायरेक्शन में कितनी, या कहीं से मान लो, यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक, कहीं से मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बच्चों ये बोट इधर शिफ्ट होती है, मान रहा हूँ जस्ट, है ना, ये बोट इधर शिफ्ट हो जाती है कितना, एक्स। तो जो जो सोच रहे हो आप लिखते जाओ यहाँ पर। सबसे पहली बात आपने बोली क्या, कि जब दोनों भागना स्टार्ट करेंगे लेट द बोट शिफ्ट बाय, ये सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, ओके सॉल्यूशन। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, पहले आप इसमें पूरा दिमाग लगाइए। लेट द बोट शिफ्ट। अब देखो बोट शिफ्ट हो रही है, आपने माना इधर, आप उधर भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बोट इधर शिफ्ट हो रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, जो आप पढ़ के आओ उसी तरीके से मान लो आप। तो माइनस एक्स आई कैप, तो बोट में शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, नेगेटिव एक्स में, इसलिए माइनस एक्स आई कैप, ठीक। ये बोट में शिफ्टिंग हो गई। 9, अब ध्यान से चेक करो, जॉक जिसका मास कितना है, 30 किलोग्राम। जॉक का मास कितना है, 30 किलोग्राम। ध्यान सुनना भाई, जॉक में मतलब जॉक कितना डिस्प्लेस करेगा, क्या आप सोच सकते हो। बोट अगर इधर खिसक गई तो जॉक कितना चलेगा, सोचो सोचो सोचो। जॉक चलना कितना चाहता था एक्चुअल में, अगर हम बोट को पकड़ के रखते, बोट को डिस्प्लेस नहीं होने देते, तब जॉक कितना चलता, 2 मीटर, तब तो मिड पॉइंट पे पहुंचता। लेकिन अब वो 2 नहीं चल पाएगा, जैसे कि वहां पीछे पढ़ाया था कि वो एल चलना चाहता था, लेकिन प्लैंक पीछे खिसक जाता था कितना, एक्स, तो एल माइनस एक्स चलता था। इस बार एल की जगह क्या है, 2 मीटर। और भाई ये प्लैंक जैसा, बोट प्लैंक जिस पर एक एक बंदे को देखो, आराम आराम से एक एक बंदे को देखो, इस बंदे को देखो, एक बंदे को देखो, इसको, ठीक। तो इसके लिए बोट कैसा है, प्लैंक है। तो प्लैंक जब इधर शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये चलना एक्चुअल में 2 मीटर चाहता था, लेकिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है जहां पहुंचना चाहता है वो खुद ही इधर शिफ्ट हो रहा है इसकी तरफ। तो ये 2 ना चल के केवल 2 माइनस एक्स चलेगा। क्या आप इस बात को फील कर सकते हैं, जैसे वहां एल माइनस एक्स चलता था, यहाँ 2 माइनस एक्स चलेगा, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। भाई खुद सोचो ना, ये बंदा यहाँ पहुंचना चाहता है, और ये बोट खुद ही इसकी तरफ आ रही है, खुद ही इधर से शिफ्ट हो रही है, कितना, एक्स। तो इसको 2 ना चल के केवल कितना चलना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स, वो भी किधर, इस डायरेक्शन में, ये इधर जाएगा कितना, जॉक इधर जाएगा, पॉजिटिव एक्स में कितना जाएगा, 2 माइनस एक्स। सो जॉक डिस्प्लेस करेगा कितना, 2 माइनस एक्स, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए आई कैप। अब सुनो, दूसरा बंदा कौन है भाई तुम्हारा, मैक का मास कितना है भाई, 20 किलोग्राम मैक का मास है। तो मैक कितना डिस्प्लेस होगा, सोचो, मैक कहाँ जाना चाहता है। अब देखो खास बात है भाई, खास बात है, लाइट आ रही जा रही, बड़ा परेशान कर रही भाई, क्या करें, ठीक है, फिर गई क्या, आवाज़ आ रही है, ठीक है चलो नाउ। अब देखो जरा, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये मैक यहाँ चल के आना चाहता है मिड पॉइंट पे, लेकिन खुद सोचो, अगर ये बोट, समझ लेना, अगर ये बोट रुकी रहती भाई, तब ये पॉइंट फिक्स रहता ना, यहाँ आना चाहता है वो, तब तो ये 2 मीटर चलता ना,
तब तो ये कितना चलता, 2 मीटर। लेकिन अभी पता है क्या है, ये बंदा इधर भागेगा, बोट इधर भाग जा रही है, तो बोट जब इधर भाग रही है तो ये ब्लू वाला पॉइंट बोट पे ही है, बोट तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा कितना, x। तो ये बेचारा परेशान, चलना चाहता था 2, चलना पड़ेगा 2 + x। सोच सकते हो, नहीं समझ पाए भाई। अगर बोट रुकी रहती तब तो जो मैक है वो 2 मीटर चलता था, मिड पे पहुंच जाता। अगर बोट रुकी रहती, बोट नहीं रुकी है, बोट खुद ही डिस्प्लेस हो रही है, खुद दिमाग लगाइए जरा। ये देखिए, ये बोट है, और ये मैक है, ठीक। 1 2 3 स्टार्ट, बोट भी इधर जा रही, बंदा भी इधर जा रहा है। तो जैसे बंदा इधर भाग रहा है, बोट भी तो इधर भाग रही है समझ, दोनों की चलाक देखो के साथ, देखो, ठीक। तो ये वाला पॉइंट जहां ये पहुंचना चाहता है, इससे दूर भाग जाएगा कितना, x। तो बेचारे को 2 + x चलना पड़ेगा। तो मैक कितना डिस्प्लेस करेगा, 2 + x डिस्प्लेस करेगा, किधर, इस डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव x एक्सेस है, इसलिए आगे लगा दोगे -2 + x, और मल्टीप्लाई आई कैप से नहीं करेंगे, माइनस आई कैप से करेंगे। तो ये माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, 2 + x मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और माइनस आई कैप डायरेक्शन को बता रहा है। नेगेटिव x एक्सेस में ये मैक डिस्प्लेस करेगा, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट लगाने के बाद अब इसको पहले हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं। अब आर कॉम का फॉर्मूला लगा दो। कितने पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल, इसका मास m1, ये m2, और तीसरा पार्टिकल आपकी बोट हो गई, तीसरा पार्टिकल आपका क्या हो गया, बोट हो गया, ठीक। सो अगर आप आर कॉम का फॉर्मूला लगाओगे, अभी हम बेसिक तरीके से पूरा आपको करके दिखा रहे हैं ना। आर कॉम अगर आप लगाओगे, ठीक है, डेल्टा आर कॉम, मतलब कॉम में कितनी शिफ्टिंग हुई, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ से क्या रखेंगे, m1 × डेल्टा r1 प्लस m2 × डेल्टा r2 और प्लस m3 × डेल्टा r3, सही है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए, m1 + m2 + m3, ठीक। तो यहाँ से कितना है, m1 आप समझ जाओ भाई, ये हो गया m1, ये हो गया आपका m2, ठीक। और बोट के लिए बोट का मास था क्या, m3, कितना दिया m3 भाई, चेक कर लो, बोट का 50 किलोग्राम, ठीक। तो ये -x आई कैप, ये हो जाएगा डेल्टा r3, ठीक। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हो जाएगा डेल्टा r1, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हो जाएगा डेल्टा r2। लगा दीजिए, m1 × दिस, यानी कि 30 इन द ब्रैकेट 2 - x आई कैप, 30 इन द ब्रैकेट 2 - x आई कैप, प्लस m2 किसका मास आपने माना हुआ है भाई, m2 किसका मास माना हुआ है आपने, 20 किलोग्राम वाले का। सो 20 किलोग्राम इंटू डेल्टा r2 कितना है, -2 + x आई कैप, और प्लस बोट के लिए m3 50 किलोग्राम, और डेल्टा r3 कितना है, -x आई कैप, ठीक। डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3, यानी कि तीनों के मास ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा भाई, 30 + 20 और प्लस 50 है ना, 100, सही है ना। 30 + 20 कितना होता है, 50, और 50 + 50 100, यस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, और आर कॉम में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, एफ एक्सटर्नल 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो डेल्टा आर कॉम कितना हो जाएगा, 0, ठीक। 100 इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो 0 = 2, और आई कैप आप कॉमन ले लोगे, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। इस पूरे में से आप, चलो मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ, ये बनाएगा क्या, 30 इन द ब्रैकेट 2 - x आई कैप प्लस माइनस 20 इन द ब्रैकेट 2 + x आई कैप प्लस माइनस 50 × x आई कैप, सही है। अब क्या करोगे आप, इसमें से आई कैप कॉमन ले लोगे, ठीक। तो आई कैप अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या बचाएगा, 30 इन द ब्रैकेट 2 - x -20 इन द ब्रैकेट 2 + x और -50x, सही है। अब आई कैप तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 0, ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 30 इन द ब्रैकेट 2 - x -20 इन द ब्रैकेट 2 + x -50x = 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, सही है। बस सब कुछ नहीं है, सॉल्व कर लो भाई, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। ये हो जाएगा 30 × 2 60 -30x -20 × 2 40 +-20x और -50x = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, 60 - 40 कितना होता है, 20 होता है, ठीक। कितना होता है, 20 होता है।
सो 20 और -30x -20x -50 -100, तो -100x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -100x उधर जाएगा तो +100x, 100 आके डिवाइड लगाएगा तो x इज इक्वल्स टू 20/100। सो 20/100 का मतलब हो गया 0.2। तो 0.2 मीटर का शिफ्ट आएगा बोट में। तो बोट इस साइड 0.2 मीटर के शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब किस साइड शिफ्ट होगी वो तो बात की बात है, किधर भी शिफ्ट हो जाए 0.2 मीटर इज द आंसर, ठीक है, करेक्ट। ये हो गया। ऐसे करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। अब इसकी ट्रिक देखिए, एग्जाम में थोड़ी ना भाई ऐसे करोगे आप, है ना, एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे करोगे, इतना लंबा कौन करेगा यार एग्जाम में। ट्रिक देखिए इसकी, तो ट्रिक देखिए एग्जाम में किस तरीके की है इसकी। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कोई बोर्ड वोट दे देगा आपको, है ना, ठीक है। ट्रिक क्या है, कन्वर्ट फ्रॉम 3 पार्टिकल सिस्टम टू 2 पार्टिकल सिस्टम। कन्वर्ट फ्रॉम 3 पार्टिकल सिस्टम टू 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक, सुनो ध्यान से। आपको इसको 3 पार्टिकल थे इसमें, कौन कौन से, जॉक था, मैक था और बोट थी। जॉक, मैक, बोट। ये जॉक था तुम्हारा, ये मैक था तुम्हारा और ये बोट थी। ठीक, 50 किलोग्राम की बोट थी। ठीक, ये था आपका कितना भाई, 20 किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का मैक था और 30 किलोग्राम का ये। अब देखो क्या करो आप, देखो मैं बताता हूँ क्या करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, बोट बना लो और एक बंदे को हटाना होता है। कैसे, जिसका मास कम होता है उसको आप हटा दो, गायब ही कर दो। मतलब देखो, इधर से 20 और इधर से 20 निकाल लो भाई, इधर से 20, इन दोनों में से जो छोटा होता है उसको खत्म कर दो बिल्कुल। 20 और इधर से 20 निकाल लोगे और उसके मास को बोट को दे दो। बात समझो, बोट का मास कितना था, 50 किलोग्राम, तो अब बोट का कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 लाके बोट को दे दिया और इसका 20 लाके बोट को दे दिया। ध्यान सुनो, इसका 20 लाके गया तो बंदा ही खत्म हो गया, है ही नहीं अभी। अब ये कितना बचा है, ऐसे सोचो आप, यहाँ 20 निकाल लिया तो क्या करा, यहाँ 10 किलोग्राम बचा। ये बात समझ में आई, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया भाई, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। जो मास आपको, 2 बंदे खड़े हैं तो जो मास आपको कम दिखाई पड़ रहा है उसको आप माइनस कर दो दोनों तरफ से। यहाँ से 20 हटा दो और यहाँ से भी 20, 30 - 20 कितना आ जाएगा, 10, और 20 - 20 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ से 20 निकला, यहाँ से 20 वो बोट को दे दो, बोट के पास 50 था तो 20 यहाँ से आया और 20 यहाँ से आया। अब ये बंदा गायब हो गया, बस सवाल किस में कन्वर्ट हो गया, 2 सिस्टम में। अब 2 सिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो बोट का मास को कैपिटल एम ले लोगे और ये जो बंदा यहाँ बच गया ये स्मॉल एम हो जाएगा। बोट में शिफ्ट कितना हुआ, मान लीजिए एक्स का शिफ्ट हुआ। अब तुम्हें एक्स अगर निकालना है और इस बंदे को कहाँ तक आना था, मिड पॉइंट तक, ठीक है। तो बोट की लेंथ कितनी थी तुम्हारी, 4 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एल की वैल्यू कितनी ले लोगे, 2 मीटर, समझ गए। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा फॉर्मूले में। क्या दिक्कत है बताओ। सो एम इंटू एल अपॉन 2 सिस्टम के लिए पढ़ा था ना आपका, जब प्लैंक पीछे खिसक जाता था, प्लैंक की जगह बोट है और ये बंदा है, तो मास एम की जगह आप 10 रख दोगे, एल की जगह आप कितना रख दोगे, 2 अपॉन में स्मॉल एम की जगह 10 और प्लस कैपिटल एम की जगह कितना रख दोगे, कितना हो जाएगा भाई, 50, 40, 90, 90, ठीक, 90। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 20 अपॉन में 100, तो आ जाएगा कितना, 0.2 मीटर की शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या समस्या हो गई बताइए, बोट शिफ्ट कर जाएगी 0.2 मीटर। आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ये बेसिक तरीके से बता दिया, वैसे बता दिया, ठीक है। अब आइए एक और सवाल ऐसा ही आपको करा देते हैं, ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से। अब आइए आपको नेक्स्ट सवाल करा देते हैं। कह रहा है कि फाइंड शिफ्टिंग ऑफ द बोट व्हेन द पर्सन एक्सचेंज देयर पोजीशन। क्वेश्चन, फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ द बोट व्हेन the persons exchange their position and the persons exchange their positions। ओके, नाउ ये बोर्ड कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है इस तरीके से, इसका नाम है पर्सन ए, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है इसका नाम है पर्सन बी, करेक्ट। नाउ अब ये 90 किलोग्राम की बोट है, कितने की बोट है आपकी, 90 किलोग्राम की। बोट का मास कितना है, 90 किलोग्राम। फ्रिक्शन एक्शन कुछ है नहीं, ठीक है, फ्रिक्शन एक्शन कुछ है नहीं।
इस बंदे का मास है 80 किलोग्राम, पर्सन ए का मास है 80 किलोग्राम, पर्सन बी का मास कितना है आपका 50 किलोग्राम। ठीक है ना, ये पूरा सिस्टम दिया है। बोट की लेंथ है आपकी 10 मीटर। बोट की लेंथ कितनी है आपकी 10 मीटर। ठीक है, अब फटाफट कर लें। देखो, इसको तुम m1 लोगे, ठीक, इसको तुम क्या लोगे m2। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, ये कितना शिफ्ट करेगा। मान लो बोट इनिशियल से कितना शिफ्ट हो गई x, तो बोट में जो शिफ्टिंग हो गई वो कितनी हो गई। बोट के लिए मास कितना है तुम्हारा 90 किलोग्राम, है ना। और बोट में जो शिफ्टिंग, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा माइनस एक्स आई कैप। भाई बोट इधर शिफ्ट हो गई, ठीक, ये बंदा इधर जाएगा। अब ध्यान सुनो इस बार, ये बंदा यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, यानी कि अगर बोट को पकड़ के रखते तब कितना जाता 10 मीटर, लेकिन अभी 10 माइनस एक्स जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए जिसका मास कितना है, पर्सन ए जिसका मास कितना है आपका 80 किलोग्राम, ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स और आई कैप और प्लस का, क्योंकि इधर जा रहा है, और ये वाला बंदा 10 प्लस एक्स। समझ रहे हो क्यों, समझ जाओ। ये इधर से इधर आना चाहता है 10, लेकिन बोट खुद ही इधर खिसक के एक्स चली जाएगी, तो उसको 10 प्लस एक्स चलना पड़ेगा। ठीक, तो पर्सन बी जो होगा, जिसका मास कितना है आपका 50 किलोग्राम, ठीक, तो 50 किलोग्राम वाला बंदा कितना 10 प्लस एक्स आई कैप डिस्प्लेस होगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स में, तो यहाँ माइनस लगा दूंगा बस। अब आर कॉम इज इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा आर कॉम m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 और प्लस m3 डेल्टा r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, डेल्टा आर कॉम एक्सटर्नल फोर्स नहीं है 0, m1 कितना है तुम्हारा, किसी को भी मान लो यार m1 है ना, ये अगर m1 हो जाएगा तो ये डेल्टा x1 हो जाएगा, ये m2 तो डेल्टा x2, ये m3 तो डेल्टा x3, बात वही पड़ेगी। तो m1 कितना है 90, 90 इंटू माइनस एक्स आई कैप प्लस m2 कितना है तुम्हारा 80, 80 इंटू डेल्टा x2 कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई कैप और प्लस m3 कितना हो जाएगा 50 इंटू में माइनस, यहाँ पर जो ये माइनस रखोगे तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ समझ जाना, माइनस 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स आई कैप। ठीक, और नीचे टोटल मास रखोगे वो उधर जाके m1 प्लस m2 प्लस m3 जितना भी आएगा 0 कर देगा। ठीक, इसमें से आई कैप कॉमन लोगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, ध्यान से चेक कर लीजिए। देखो 90 इंटू माइनस एक्स माइनस 90x, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपके पास 80 इंटू 10 माइनस एक्स, तो प्लस का 80 इंटू 10 माइनस एक्स और प्लस नहीं है शायद, माइनस 50 इन द ब्रैकेट 10 प्लस एक्स, तो माइनस 50 इन द ब्रैकेट 10 प्लस एक्स, सो माइनस 50 इन द ब्रैकेट 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सही है, तो बस, और आई कैप 0 हो नहीं सकता था, इसको 0 होना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप बताइए। 90x और प्लस 80 इंटू 10 800 प्लस माइनस 80x एंड माइनस 50 इंटू 10 माइनस 500 प्लस माइनस 50x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 800 माइनस 500 300, और ये सब नेगेटिव एक्स वाले उधर जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे ना, कितना हो जाएगा चेक कर लो भाई, 8 5 13 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 13 9 कितना हो जाएगा आपका 22 22, यस, 9 प्लस 5 14 और 14 और 8 कितना होता है 22, सही है। तो इधर जाएगा 220 एक्स हो जाएगा। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा 300 डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 गया, और 2 इंटू 15 एंड 2 इंटू 11, सो 15 बाय 11 मीटर का क्या आ जाएगा बोट में शिफ्ट आएगा। ठीक, अब इसी को अगर आप ट्रिक से करते, तो इसी क्वेश्चन को अगर आप किससे करते हैं ट्रिक से,
तो ये 2 मिनट में हो जाता। ट्रिक में क्या करते, 3 पार्टिकल सिस्टम को 2 पार्टिकल में कन्वर्ट करते। ये आपकी बोर्ड दी हुई है, ये आपका पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक। पर्सन ए का मास कितना था आपका 80 किलोग्राम, और पर्सन बी का मास कितना था आपका 50 किलोग्राम, ठीक। और बोर्ड का मास आपका कितना था 90 किलोग्राम, ठीक। उसके बाद बोर्ड की लेंथ कितनी थी एल, एल कितना दिया था भाई आपको 10 मीटर दिया था, है ना। और ये दोनों बंदे अपनी पोजीशन एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसको पहले 3 पार्टिकल सिस्टम से, पार्टिकल 1 2 एंड बोट हो गई 3, इसको 2 पार्टिकल सिस्टम में ले गया हूँ। कैसे, इन दोनों में से किसका मास है कम, इसका, तो यहाँ से 50 हटाओ, यहाँ से 50 हटाओ, बोट को दे दो। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, अब बोट के पास कितना मास हो जाएगा 90 तो था ही, और प्लस इसका 50 यहाँ से निकाला, और इसका 50 यहाँ से निकाला। अब बताओ 80 माइनस 50, अब इसके पास कितना हो गया होगा 30, तो ये जो 30 किलोग्राम बच गया इसके पास, ये बिहेव करेगा स्मॉल एम जैसा, और यहाँ पे जो भी आएगा ये कैपिटल एम, कुछ नहीं करना है यार, इन दोनों में से छोटा मास जो है उसको बोट को दे दो। यहाँ से 50 निकाला ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से 50 निकाला तो ये 30, ये बोट को दे दिया, और कॉन्सेप्ट लगा दो पुराना वाला। अब ध्यान सुनो, एक ही बंदा बचा, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, जब आप बोट को पकड़ के रखोगे तो एल कितना हो जाएगा, एल क्या होता था जब हम बोट को पकड़ के रखते हैं तो ये एक्चुअल में कितना चलता 10 मीटर, तो एल बराबर 10 हो जाएगा यहाँ, बस 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। एल बराबर 10 मीटर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या था एम एल अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, तो स्मॉल एम कितना आपका 30, कैपिटल एल कितना हो जाएगा आपका 10, है ना, एंड अपॉन में स्मॉल एम हो जाएगा 30 एंड प्लस कैपिटल एम कितना हो जाएगा भाई चेक कर लो, 90 प्लस 50 190, यस 190 प्लस 30 ऊपर 300, 190 प्लस 30 कितना हो जाएगा भाई 200 और 220, चेक कर लो वही आंसर आ गया जो पीछे आया था, है ना। काट वाट दोगे 15/11 मीटर, 15/11 मीटर आ गया। तो आप ट्रिक से ही करिएगा, पूरा इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको फील आ जाए चलता क्या है सिस्टम में, तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चों रिकॉइल ऑफ गन, एक्सप्लोजन एंड जंपिंग फ्रॉम कार्ट, ओके। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ठीक से नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, तो उसको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाता है, इसलिए रोक के रखा गया था, पढ़ाया जाएगा, ठीक। चलिए।